5200 वर्ष पूर्व द्वापर के अंतिम अवसर पर महाभारत काल में, महाभारत के युद्ध के बाद, राजसूय यज्ञ के बाद, जब युधिष्ठिर राजा बने महान भारत के, उस समय एक श्लोक था, उत्तरम यत् समुद्रश्चैव हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। हिमालय के दक्षिण में हिंदू सरोवर, हिंद महासागर, और भारत के उत्तर में हिमालय यानी त्रिविष्टप, जिसको तिब्बत कहते हैं, यह बर्फ का और ऊर्जा का पठार। पूर्व और पश्चिम में जहाँ हिमालय की शाखाएं और हिंद महासागर मिलता है, वह ऐसा आज का इंडोनेशिया, जिसको श्री विजय, ऐसा भी सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पूर्व जिसका नाम था, हिमालय और इंदु सरोवर, हिंद महासागर जहाँ फारस की खाड़ी के अंदर मिलते हैं, ऐसा ईरान। इसलिए हिमालय और इंदु सरोवर के बीच के भूभाग को भारत कहा जाता था। आज उस भारत में राजनीतिक दृष्टि से 54 से अधिक देश हो गए हैं। 5200 वर्ष पूर्व, 5100-5200 वर्ष पूर्व इस सारे के अंदर और भी छोटे बड़े अनेक गणराज्य थे, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र थे, पर सांस्कृतिक और जीवन मूल्यों के लिए उस समय भी ये एक भारत, महान भारत कहलाता था। अनेक छोटे बड़े गणराज्य, राज्य, स्टेट्स होने पर भी, वो पूर्णतः स्वतंत्र होने पर भी, सांस्कृतिक रूप से जो केंद्रीय भारत है, इस पर जिसका रूल है, उसको अपना प्रमुख मानकर योग्य न्याय व्यवस्थाओं का निर्माण करते हुए संचालित होते थे। 2000 वर्ष तक यह भारत का दृश्य विश्व में प्रतिष्ठित था, और उस समय भारत को 2 विशेष उपाधियां, उपलब्धियों के रूप में स्वाभाविक रूप से, बिना किसी स्पर्धा के, बिना किसी दल की नियुक्ति के प्राप्त हुई थी। ज्ञान, विज्ञान और चरित्र में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इसको विश्व के गुरु के रूप में प्रतिष्ठित लोग करते थे। यह अपने समृद्धि में, भूख से किसी की मौत नहीं है, कोई कर्जदार नहीं है, कोई छत के बिना नहीं है, सबके पास इतना है, चोरी जैसा अपराध और हिंसा की जरूरत नहीं है, इसलिए लोग घरों को ताले नहीं लगाते थे। जब कोई अतिथि घर पर आ जाता था, चाहे उस समय का राजा था या रंक था या सामान्य आदमी था, अतिथि देवो भव के रूप में
हाथ धुलवाते समय पानी था, हाथ पैर धुलने के बाद भोजन में उसको नाना प्रकार के फलों के या अन्य जड़ी बूटियों के रस प्राप्त होते थे, दूध, दही, घी, मक्खन आदि मिलता था। इतनी समृद्धि थी, इसलिए यहाँ के पूजा स्थल अन्य प्रमुख स्थल वह सोने, चांदी, हीरे, मोती से जड़ित रहते थे। इसलिए भारत को तत्कालीन लोग सोने की चिड़िया कहते थे। एक सत्य आज भी है कि इसके पश्चात आज तक दुनिया में सोने की चिड़िया का टाइटल और विश्व गुरु का टाइटल दुनिया के किसी भी दूसरे देश के पास गया नहीं और भारत से ये हटा नहीं है। जबकि आज का भारत कैसा है, इसका आप सब वर्णन अच्छी तरह से करते और जानते हैं। 2-2.5 हजार वर्ष बीते और अब से 3,000 वर्ष पूर्व फिर दुनिया के अंदर साम्राज्यवादी, विस्तारवादी, लूट खसोट, हिंसा की प्रवृत्तियों ने जन्म लिया और इसलिए यूनान, रोम, मिस्र आदि शक्तियां आक्रांता बनकर दुनिया में निकली। भारत से भी वो टकराई और इसलिए गीत बन गया, यूनाना, रोमा, मिस्र सब मिट गए जहां से कुछ हस्ती है हमारी। यह बन गया क्योंकि हम कोई मिटा नहीं सका, यह हिंद की हस्ती है। उन आक्रमणों की भी कथा कहानियां सिकंदर आदि से लेकर सेल्यूकस तक, विक्रमादित्य से लेकर चंद्रगुप्त तक हम सब जानते हैं। उसके पश्चात शक, हून, कुषाण नाम की बर्बरता यह दुनिया में चली। रक्तपात करना, लाशें बिछाना और लूटना, ये भारत से भी जब टकराई तो फिर एक नया इतिहास उपजा। इन जातियों का पुस्तकों में इतिहास है, इन सभ्यताओं का वर्णन भी है, परंतु आज एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलता जिसको कहा जाए यह शकों का, कुषाणों का, हून का समूह है, मायन संस्कृति को मानने वालों का समूह है। ये नहीं है। भारत ने आगे बढ़कर उनको पराजित ही नहीं किया, बल्कि उनको पूर्णतः आत्मसात कर लिया। इसलिए पुस्तकों के इतिहास में उनकी चर्चा है, परंतु सत्य में, यथार्थ में उनका कोई भी मानव समूह विश्व में नहीं मिलता है। इससे आगे बढ़ें, उस समय भी कालखंड के अंदर जो भी अद्वितीय महापुरुष भारत में हुए, उनको भी दुनिया जानती है। और इसलिए इन दोनों कालखंडों के उस 700-800 वर्ष को कहीं अल्ब्रूनी होगा, कहीं मैगस्थनीज होगा, फाइन होगा, ऐसे अन्य अनेक और विश्व के विद्वानों ने इसके पश्चात उनकी चर्चा भी की है और लिखते समय कहा है, हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए पानी 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 है, पर भोजन के अंदर नाना प्रकार की जड़ी बूटी और फलों के रस, दूध, दही, घी, माखन माखन है। लोग घरों को ताला नहीं लगाते क्योंकि चोरी जैसा स्वभाव गलती से भी किसी का नहीं है। ऐसा विचित्र समाज व्यवस्था, आचरण, इसी के कारण भारत
सोने की चिड़िया भी है। अपने आचरण, ज्ञान और विज्ञान से विश्व गुरु भी है। भारत ने ही उस समय दुनिया को ये संदेश दिया कि हम सारे विश्व के लोग कौन हैं। नाना प्रकार की सभ्यताएं हैं, भाषा बोलियां हैं, भूगोल है, मत पंथ हैं। जैसे एक परिवार से एक माता पिता की संतान होने के कारण हम एक परिवार हैं, भाई बहन हैं, ऐसे ही एक राष्ट्र के, देश के हम सब पुत्र पुत्रियां हैं। इसलिए भारत माता की संतान जैसे हम सब एक हैं, ऐसे ही आप भी देश राष्ट्र के अनुसार और पुत्र पुत्रियां होकर एक हैं। ऐसे ही ये सारी वसुंधरा, पृथ्वी, मदर अर्थ, धरती माता, यह भी एक है। और हम सब विविधताओं में, वैराइटीज में खिले हुए लोग, यह सब भी इस वसुधा का कुटुंब है, भाई बहन है। इसलिए वसुदैव कुटुंबकम, जिसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया बाद में वर्ल्ड इज वन फैमिली, यह एकता और एकात्मता का ज्ञान, ताकि सब प्रकार के कन्फ्लिक्ट से मुक्त और संचार करे मानव जाति, सब प्रकार के भेदों से ऊपर उठकर मानव जाति में सद्भाव हो, सहयोग हो, उसके अंदर एक दूसरे के लिए जीने और करने का भाव हो, ना कि शोषण हो, हिंसा हो और जबरदस्त कब्जा हो। इससे मुक्त विश्व रहे, यह चिंतन भारत ने आचरण में दुनिया को दिया। अब उसके पश्चात परिस्थितियों में विश्व की और भारत के एक परिवर्तन आता है और मिडल ईस्ट से कुछ प्रवाह उठते हैं, जिनको मुगल, तुर्क, अरबी, तारतर आदि कहा जाता है। यूरोप व्हाइट रेस में क्रिश्चियनिटी आ गई थी और इधर मिडल ईस्ट के सारे एरियाज में इस्लाम आ गया था और इसलिए इस्लाम एक आंधी के रूप में भारत से भी टकराया और ईसाईयत भी एक शांति के रूप में, व्यापार के रूप में, पर्यटन के रूप में भारत की ओर वह आई। भारत ने उनका सम्मान करके स्थान दिया, परंतु दोनों ने धीरे धीरे चरित्र में परिवर्तन आया। इसलिए गौरी गजनी से लेकर बाबर, हुमायूं, अकबर, शेरशाह, शाहजहां, औरंगजेब, वहां से बहादुर शाह जफर तक एक अलग चित्र दिखता है। यह स्वभाव से बर्बर और क्रूर थे, हिंसा वृत्ति के थे। इसलिए इन्होंने अपनी हिंसा के द्वारा राज्य करने शुरू किए, लूटमार की और बहुत बड़ा धन संपदा भारत से अपने अपने देशों में ले गए। इतना ही नहीं किया, इन्होंने यहाँ के पूजा स्थल ध्वंस किए, जो चिन्ह थे भक्ति के और मान के। गौ माता के रूप में थी, उसका कत्लेआम किया। लोगों को धर्म बदलने के लिए मजबूर किया, धर्मांतरण किया, नहीं माने तो कत्ल किया। और ऐसे ध्वंस मचाते मचाते भारत के पास जो 4 सर्वाधिक रूप में उपस्थित चीजें थी, एक ज्ञान विज्ञान के विश्वविद्यालय, तक्षशिला, नालंदा, विक्रम, शारदा आदि आदि। ऐसे उस समय शायद चीन में कोई विश्वविद्यालय था, यूरोप, अफ्रीका तो भी विश्वविद्यालय की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और इसलिए विश्व के सब लोग, चाहे कॉमर्स पढ़ना हो, इकोनॉमिक्स पढ़ना हो, साइंस पढ़नी हो, चाहे फिलॉसफी पढ़नी हो, चाहे भाषाओं का ज्ञान लेना हो, चाहे
ईश्वर से साक्षात्कार करने के दिशा में बढ़ना हो, स्पेस, सृष्टि, ब्रह्मांड को जानना हो, तरह तरह के विज्ञान के विषयों को जानना है, उद्योग के क्षेत्र को जानना है, इन स्वास्थ्य आदि के लिए सब भारत में आते थे, उनको ध्वंस किया। और इसलिए उस समय पर लोग लिखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय 6 माह तक उसमें से धुआं भी निकलता रहा, बीच बीच में अग्नि की लपटें भी निकलती थी। इतना बड़ा ज्ञान विज्ञान शोध के क्षेत्र का, उच्च संपदा का अग्नि दहन किया गया, नष्ट किया गया। हमने ये भी सुना है कि राम जन्म स्थान, कृष्ण जन्म स्थान, काशी विश्वनाथ का भी ध्वंस किया गया। राम जन्म स्थान को 493 वर्ष के बाद न्याय मिल गया। अब वहाँ राम जन्म स्थान पर एक विशाल भव्य राम राज्य की कल्पना करते हुए मंदिर निर्माण का कार्य चल पड़ा है। परंतु अगर आप ताजमहल भी जाएंगे, मथुरा भी जाएंगे, काशी भी जाएंगे, तो अपने आप वहाँ की कला, दीवारें और वहाँ का दृश्य बोलता है कि पूर्व में क्या था और कितने क्रूर अत्याचार और ध्वंस हुआ, जिसके कारण इसकी क्रूरता बढ़ गई। तो भी जो बचा था उसको श्रेष्ठ बनाकर आज भी इन स्थानों पर पूजा होती हुई दिखाई देती है। अनेक जगह तो वो सब समाप्त भी हो गया है। ऐसे हजारों पूजा स्थल ध्वंस किए गए। और इस प्रकार से विश्वविद्यालयों का ध्वंस, जो स्वास्थ्य के उच्च कोटि के केंद्र थे उनका ध्वंस, जो उद्योग के बड़े केंद्र और छोटे छोटे उद्योग के बड़े क्लस्टर थे उनका ध्वंस, और इसलिए उद्योग के जो कला के पारखी थे, कुशल थे, उनके हाथ पांव काट देना ताकि उद्योग फले फूले नहीं। और इसी के साथ जो न्याय प्रक्रिया की व्यवस्थाएं थी, उन शास्त्रों और प्रक्रिया का भी ध्वंस करना। परंतु उन्होंने इस देश के अंदर अपने इतने वर्षों की सत्ता में 9 हॉस्पिटल, 9 यूनिवर्सिटी, 9 इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल क्लस्टर, 9 जस्टिस सिस्टम, यानी इन सब को ध्वंस किया और इनमें से किसी की नई नींव नहीं रखी। ऐसा भारत की जनता के प्रति जो मुसलमान बन गए थे उनको भड़काकर और हिंदू मुस्लिम भेद पैदा करके संघर्ष को जन्म दिया। बादशाह अपने मकबरे छोड़ गए, परंतु उन्होंने अस्पताल, विश्वविद्यालय, उद्योग और औद्योगिक केंद्र, न्याय व्यवस्थाएं आदि आदि किसी का निर्माण नहीं किया। अगर आज के घर मकबरे को देखेंगे तो मैंने लाखों लाख मुसलमानों से भारत में और विश्व में संवाद करते हुए कहा, इतने विशालकाय मकबरे हैं, अच्छी बात है उन्होंने अपने चिन्ह छोड़े, पर ये छोटे रूप में हो सकते थे। शेष भूमि पर कोई विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, औद्योगिक क्लस्टर, उद्योग का बड़ा केंद्र, कोई अस्पताल या छोटे छोटे अस्पताल ये बनाए जा सकते थे ताकि भारत के लोग ज्ञान विज्ञान से, उद्योग से, न्याय व्यवस्था से और स्वास्थ्य से सर्वश्रेष्ठ आर्य कहलाते थे, वो बने रहें, भारतीय थे वो बने रहें। इस प्रकार का उन्होंने नहीं किया, बल्कि सब नष्ट करके समाज को भी विभाजित करके एक अंतर्कलह को जन्म देने की कोशिश उन्होंने की। जब तक भारत अपने
महापुरुषों और भक्ति आंदोलन के माध्यम से जन जागृति करके इनसे मुक्ति प्राप्त करता, तब तक ब्रिटिश, पुर्तगीज, फ्रेंच आदि आदि वाइट रेसेस व्यापार के नाम पर भारत की ओर बढ़ी और एक कमजोर भारत के विघटन तत्वों से ओतप्रोत भारत पर उन्होंने कब्जा करना शुरू किया। इसलिए मुगलों के विरुद्ध कोई छत्रपति शिवाजी थे तो कहीं महाराणा प्रताप थे, कहीं छत्रसाल थे, कहीं 10 गुरुओं के रूप और 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह, 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर थे, कहीं हरिहर बुक और यह थे कहीं पर, और सुहेल देव थे। इस प्रकार से कहीं पर असम के अंदर अनेक वीर पुरुष थे। ऐसे पूरा देश, चाहे जनजातियाँ था बिरसा मुंडा के रूप में, तांतिया और टाटिया भील के रूप में, पुंजा भील के रूप में संघर्षरत बलिदान के रास्ते पर चलते हुए दिखाई देते हैं। इन्होंने उन आक्रांतों को जड़ खोदकर नष्ट करने के लिए प्रयत्न किए और उसी समय में ब्रिटिश की व्यापार के रूप में जो आंधी आई, वह कमजोरियां और आपसी तनाव का लाभ उठाकर फूट डालो राज करो की नीति से भारत के ऊपर राज्य करने लगे और फिर उनके विरुद्ध 1757 से 1857 तक युद्ध हुए और 1857 में एक जन क्रांति हुई। फिरंगी मारो, देश बचाओ, आज़ादी लाओ। रानी झांसी ने ललकारा कि मैं अपनी झांसी यानी भारत माता का यह टुकड़ा नहीं दूंगी, और वहाँ से चलते हुए एक जन क्रांति का रूप उभरा, एक जन आंदोलन का रूप कांग्रेस के रूप में बापू के नेतृत्व में उभरा। और जो जन क्रांति का रूप था वह 43 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और इस प्रकार से एक सैन्य संग्रह और अंग्रेजी हुकूमत का तख्ता पलटने का प्रयत्न, इस रूप में अंतिम अवसर आता है। लोग इतने जज्बात से भरपूर थे कि जान हथेली पर रखकर फांसी के फंदों को प्यार से चूमते हुए वह मौत के मुंह में चले गए, मुस्कुराते हुए गए, यही कहते हुए गए कि अगला जन्म फिर से भारत में होए प्रभु, ताकि हम इस विदेशी दास्ता से मुक्त भारत का निर्माण कर सकें। और ऐसे सारे भक्ति आंदोलन के अंदर कहीं ज्ञानेश्वर, कहीं एकनाथ, कहीं तुकाराम, कहीं नानक, कहीं रसखान तो कहीं कबीर, कहीं रहीम तो कहीं तुलसी, कहीं मीरा, कहीं नामदेव तो कहीं शंकर देव, और यह भी एक व्यापक जन जागरण हुआ। और ऐसे महापुरुषों की हजारों हजार की श्रृंखला में से भारत सदैव संघर्षरत रहा। एक दिन तो दूर की बात है, 1 घंटा भी भारत के अंदर स्वतंत्रता की लौ कभी बुझी नहीं, वह सदैव प्रज्वलित रही। कांग्रेस के रूप में एक पूर्ण स्वराज और अखंड भारत की स्वतंत्रता का संकल्प रावी के किनारे जल हाथ लेकर उस समय के सेनानियों ने किया था, परंतु अंग्रेजों ने कूटनीति से काम लेकर वो दुर्भाग्य का दिन भी लाया, जिसका एक साइड सौभाग्यशाली बनी। 14-15 अगस्त की अर्धरात्रि में ब्रिटिश हुकूमत ने, जो उस समय भारत 3 प्रमुख रूप में था, ज्योग्राफी और पॉलिटिकली था, जो ब्रिटिश रूल्ड भारत था
उसका विभाजन किया, पश्चिमी पूर्वी यानी पाकिस्तान बनाया, पूर्व का बंगाल का विभाजन, पश्चिम में उसने सिंध और पंजाब आदि के, राजस्थान आदि के विभाजन में से क्रिएट किया, और उसी समय में मालदीव भी अलग हुआ। यह विभाजन हुआ और भारत बना। यह भारत छोटा था जिसको अंग्रेज छोड़कर जाने वाले थे। 562 प्रिंसली रूल्ड स्टेट्स थी, इसलिए एक और समझौता हुआ। ब्रिटेन, उनके सत्ताधारी लोग, इधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना, इधर हिंदुस्तान कांग्रेस पंडित नेहरू, प्रिंसली रूल्ड स्टेट्स के महाराजा जो समिति थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके अध्यक्ष, ये तय हुआ कि ये सब रियासतें भारत या पाकिस्तान को चयन करेंगी, ज्वाइन करेंगी। दूसरी, ये कोई स्वतंत्र देश नहीं होंगे, यह इन देशों के हिस्से होंगे। तीसरा, जनमत संग्रह नहीं होगा। चौथा, रूलर से निर्णय होगा वह किस देश के हिस्से हैं। सरदार पटेल जो उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, उनके नेतृत्व में समाज के जन आंदोलनों के सहारे 555 रियासतें भारत में विलय हुई। हैदराबाद, जूनागढ़ ने थोड़ा गड़बड़ करने की कोशिश की, थोड़ा पुलिस एक्शन हुआ, फोर्सेस गई, उनका भी विलय भारत में हुआ। 7 रियासतें पाकिस्तान में विलय हुई। जम्मू कश्मीर ने भारत चुना। अमरकोट 92% और हिंदू बहुल ने पाकिस्तान चुना दुर्दैव से। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि वो मुस्लिम मेजॉरिटी था कश्मीर, पाकिस्तान का ये नारा कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, ये सही है, वो असत्य बोलते हैं। तो फिर 92% हिंदू मेजॉरिटी अमरकोट पाकिस्तान में क्यों गया? रूलर्स ने डिसाइड किया, इसलिए गया। महाराजा हरि सिंह ने भारत चुना। अमरकोट के महाराजा ने जैसलमेर के महाराजा से खुंदक होने के कारण, ईर्ष्या होने के कारण घोषित कर दिया, जिधर जैसलमेर जाएगा मैं दूसरी दिशा को, दूसरी तरफ जाऊंगा। जैसलमेर भारत आया, इसलिए अमरकोट ने दुर्भाग्य से पाकिस्तान चुना, जिसका पछतावा आज भी 73-74 साल बाद उनको है और हमेशा रहेगा। यह एक स्पष्ट चित्र दिखाई देता है। इसी के साथ साथ एक तीसरा भारत था जो गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, पांडेचेरी, कृष्णानगर, यामा आदि आदि, ये पुर्तगीज और फ्रेंच के अधीन थे। भारत ने अपनी राजनीतिक शक्ति के द्वारा, जनता ने जन आंदोलनों के जागरण के द्वारा सन 61 में इसको भारत में विलय बनाया। इसलिए 1858 में जो ब्रिटेन का प्रतिनिधि वायसराय के रूप में कलकत्ता की गद्दी पर बैठा, उसके पीछे जो मानचित्र हिंदुस्तान का लगा था, भारत वर्ष का लगा था, उस समय वो 83 लाख स्क्वायर किलोमीटर का था। सन 61 में जाकर भारत 33 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत आज़ादी के रूप में हमें मिला। ब्रिटेन ने 1858 के भारत में से 1876 में अफगानिस्तान को बफर स्टेट बनाकर रूस और भारत के ब्रिटिश रूलर्स के बीच में एक बफर स्टेट खड़ी की, जो बाद में देश में परिवर्तित हुआ। 1904-14 के अंदर तिब्बत एक चीन और ब्रिटिश रूलर्स के बीच में बफर स्टेट बना, जो बाद में एक देश बनने की कोशिश में उभरा, परंतु उसको देश की मान्यता कभी चीन ने दी नहीं।
फिर 1904-06 में नेपाल और भूटान, जिनको 47 के बाद देशों की मान्यता भारत के आग्रह पर दी गई। 1935-37 में म्यांमार और सिलोन, और 1947 में सिलोन यानी श्रीलंका, और 1947 में पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान और मालदीव। इस प्रकार से भारत का विभाजन करने का क्रम अंग्रेजों ने रखा। दे डिवाइडेड मैनी टाइम्स एंड मेड more than 9-10 countries around the Bharat, which were the part and parcel of cultural भारत। और इस प्रकार से 1947 से चली आज़ादी की यात्रा का दृश्य भी एक बार समझना चाहिए। 3 करोड़ लोग उस समय उजड़े थे, बेघर बाहर हुए थे। लाखों लाख लाशें गिनी गई थी, हजारों पूजा स्थल तोड़े गए थे, पर उनमें मस्जिद मज़ारें नहीं थी। और इसी प्रकार से लाखों लाख बहू बेटियों ने अपने धर्म की और शील की रक्षा करने के लिए छुरे घोंपे, कुओं में छलांग लगाई, जहर की पुड़ियां खाकर बलिदान दिए। लाखों लाख का धर्मांतरण हुआ। बहुत बड़ी क्रूरता के साथ गौ वध के दृश्य दिखे। और इस प्रकार से यह रक्तपात और हिंसा में से जन्मी, विभाजन में से जन्मी स्वतंत्रता, उसकी 74वीं वर्षगांठ हमने इस बार धूमधाम से मनाई है। अब हम इन 74 वर्ष के इतिहास से सीधा वर्तमान पर समय को देखते हुए पहुंचते हैं। लाखों लाख लोगों की कुर्बानियों में से सैकड़ों सैकड़ों वर्ष के संघर्ष में से यह कीमती स्वतंत्रता मिली है, परंतु स्वराज अभी भी अधूरा है। भूगोल भी अभी भी अधूरा है। इसलिए पाकिस्तान के 3-4 हमले, चीन का एक हमला 62, इस पर भारत की संसद ने 2 प्रस्ताव पारित किए। 14 नवंबर 1962 में लोकसभा राज्यसभा ने संकल्प लिया कि वह हर राजनीतिक, कूटनीतिक और अन्य किसी भी प्रकार का प्रयत्न करेंगे जिसे 1-1 इंच हर संभव प्रयत्न में से चीन से मुक्त करवाने का और यश प्राप्त हो, इसका संकल्प किया। 22 फरवरी 1994 के अंदर एवरी प्रॉब्लम हैज बीन सेटल्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान। केवल जो पाकिस्तान ने POJK के रूप में, पहले POK कहलाता था, गुलाम कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, अनाधिकृत कश्मीर कहेंगे तो और अच्छा है, तो इस POJK को, इसका 1-1 इंच भारत का था, भारत का है और भारत का होगा, इस प्रकार का संकल्प 2 प्रस्तावों से किया। अब हम देखेंगे तो आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा, एक हमारे वो पड़ोसी हैं जिनसे हमारे रिश्ते हैं, हम हर कठिनाइयों में भी उन रिश्तों को निभाने और बनाने और मजबूती देने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु समुद्र से भी हमारे पड़ोसी हैं, उनसे भी हमारे रिश्ते हैं और एक दूर है सीमाओं से, परंतु मन मिलते हैं, स्वभाव मिलते हैं, वो भी हमारे रिश्ते हैं। और इस प्रकार से UNO की
सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी मेंबर होने पर जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वक्तव्य दिया तो हमें अपने मुद्दों के लिए और विश्व कल्याण के लिए 192 कंट्रीज में से 184 कंट्रीज ने हमें समर्थन दिया। यह विश्व जनमत आज भारत के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सन 1947 में अपराध, हिंसा, फूट डालो राज करो की ब्रिटिश कूटनीति में से जन्मा पाकिस्तान सन 1971 आते आते बिखर गया, टूट गया। पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान हो गया, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया है। मैं सन 1986 से लगातार कहता आ रहा हूं कि देयर इज नो पाकिस्तान इन द वर्ल्ड ऑन द अर्थ, जिसको पॉलिटिकली पाकिस्तान कहा जाता है, जिसमें एक राज्य भी पाकिस्तान के नाम से एक देश और राज्य भी गिना जाता है। आज आंतरिक दृष्टि से, तथ्यपूर्ण सत्य की दृष्टि से वह पाकिस्तान बलूचिस्तान में, पख्तूनिस्तान में, सिंध देश में, मुहाजिरिस्तान में, पंजाबिस्तान में बटा हुआ है, लड़ रहा है। और शेष जो है वो पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान इस रूप में हिंदुस्तान जिंदाबाद का इनकलाब करते हुए दिख रहा है। भारत के लोगों ने जम्मू कश्मीर असेंबली में पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान, यह जो 80,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग क्षेत्र है, 83,000 था, 5,000 चीन को पाकिस्तान ने दिया, 78,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के 24 विधानसभा क्षेत्र बनाए हैं, जिनकी जम्मू कश्मीर में कुर्सियां प्रतीक्षारत हैं। उनके नेता आएंगे, इन कुर्सियों को धारण करेंगे। 6 विधान परिषद में कुर्सियां हैं कि वहां से 6 विधान परिषद सदस्य चुने जाएंगे, वह भी अपर हाउस के मेंबर बनकर बैठेंगे। इन कुर्सियों का आज तक दुनिया में किसी ने विरोध नहीं किया है, इसलिए यह दृश्य एक सामने है। इसी प्रकार से एक दूसरा दृश्य चीन का है, और चीन का भी परिदृश्य ये बोलता है, चीन की सीमा चीनी दीवार, बाकी सब विस्तारवाद, बाकी सब कब्जा है। वह ताकतवर बना, उसके अंदर भी दुनिया के अंदर एक छत्र राज्य बने और अपने राज्य का विस्तार करो, इसलिए उन्हें सैनिक शक्ति के द्वारा और कूटनीति के द्वारा तुर्किस्तान का सिंकियांग, कमचूरिया, मंगोलिया और यूनान के कुछ हिस्से कब्जे में किए। पंडित नेहरू को पंचशील समझौते में उलझाया। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर विश्व मानव का और उसके मन में एक लोभ पैदा किया, और उसने तिब्बत को हड़प लिया। 60 लाख में से 10 लाख से अधिक की हत्याएं की गई। कैलाश मानसरोवर कब्जा कर लिया। 62 में भारतीय हिमालय पर हमला किया। एक्साई चीन कब्जा कर लिया। इसलिए वो कहता है कि सारा हिमालय, लद्दाख, एक्साई चीन, फिर लाहौल स्पीति, किन्नौर, थोड़ा धर्मशाला तक, फिर उससे आगे पिथौरागढ़ तक उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान और उत्तरांचल, ये उसके भूभाग हैं, और इसलिए उनके ऊपर अपने कब्जा को लेना यह उसका मौलिक अधिकार है। इस राग को वो अलापता रहा है और उसी को सत्य करने के लिए आज प्रयत्नशील है। इधर उसने ताइवान और हांगकांग की आज़ादी को भी कुचलने के लिए प्रयत्न कर रहा है। उधर
पूर्वी मलय सागर जो भारत से है, जो समुद्र मार्ग का सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र है, जलवायु से बड़ा स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक है, उसको दक्षिणी चीनी सागर बना लिया है। आज वो जापान से, इजराइल से, अमेरिका, दुनिया की हस्तियों से टकरा रहा है। इस प्रकार का एक दृश्य है। धीरे धीरे भारत के प्रति की नफरत में पाकिस्तान के विकास को लेकर चीन लगभग पाकिस्तान के अंदर बैठ गया है। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम से मैं पाकिस्तानियों के पास संदेश भेजना चाहता हूं, भारत की नफरत चीन की गुलामी का मार्ग है। भारत उनके लिए पोषक है, चीन उनके लिए शोषक और अत्याचार है। अगर वो नहीं संभले तो टुकड़े टुकड़ों में बिखर जाएंगे और बहुत बड़े भूभाग पर चीन कब्जा करके बैठ जाएगा। इसलिए भारत से नफरत छोड़कर वह मूल रूप से और हम मूल रूप से अगर जड़ों की तरफ जाएंगे तो हम जड़ों से भारत हैं, पूर्वजों से भारतीय हैं, हिंदू हैं, परंपराओं से भारतीयता, हिंदुत्व से ओतप्रोत हैं। इसलिए our roots are common, so the fruits and flowers are also common। विविधताओं के रूप में खिले हैं, इसलिए वैराइटीज हैं, ना कि वह है कन्फ्लिक्ट्स के रूप में खिले हैं कि संघर्ष है। अनेकता नहीं है, कन्फ्लिक्ट्स नहीं है, संघर्ष नहीं है। इसको समझना और मानना चाहिए और पीओजे के जो भारत का था दे देना चाहिए, खाली कर देना चाहिए। नहीं तो उनका भविष्य चीन के जबड़े में पिसना है। नेपाल और भारत हर दृष्टि से दो देश होने पर भी एकात्म हैं, समरस हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में काठमांडू पशुपतिनाथ आते हैं, शक्तिपीठ वहाँ है। उनके लिए अयोध्या, मथुरा और काशी पवित्रतम है। संगम का स्नान वो छोड़ नहीं सकते। परंतु आज अनेक वर्षों से जो वहाँ कम्युनिस्टिक गवर्नमेंट है, उसकी लीडरशिप ने अपने आप को चीन के हाथों में बेच दिया। और इसलिए भारत के प्रति हिंसा, अपराध और नफरत में आने के कारण वो दिन दूर नहीं जब नेपाल चीन की गुलामी के रूप में ना हो जाए। इसलिए भारत के और नेपाल के नेपालियों से और दुनिया भर में जहाँ नेपाली हैं, मैं उनको चेताता हूँ, भारत नफरत वहाँ रोक कर बंद करवा के चीन के जो साम्राज्यवादी, विस्तारवादी डिजाइन है उनके खिलाफ जन रोष करो, जन आंदोलन बनाओ और नेपाल को चीन की गुलामी में जाने से बचाने के लिए अग्रसर हों, नहीं तो भविष्य बड़ा अंधकारमयी है। भारत पोषक है, चीन शोषक है। भारत मित्रवत और ब्रदरली है, चीन विस्तारवाद, साम्राज्यवाद है। इस प्रकार से आपकी सांस्कृतिक धरोहर भी नष्ट होगी और एक ऐसा अजीब दृश्य आएगा। ध्यान रखना चाहिए, रामायण काल में जब जनक सत्ता पर थे तो जनकपुर और सीतामढ़ी माता सिया जानकी की और जन्मस्थली, कर्मस्थली ये भारत था। ये भारत के विशाल गणराज्य थे। जब आज के कलयुग में भगवान बुद्ध लुम्बिनी में आए, पिता शुद्धोधन, उनका यह एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसमें बुद्ध जन्मे, ये भारत था। और इसलिए यह भी एक सत्य था
आज यह भी एक सत्य है कि आज नेपाल एक स्वतंत्र स्वायत्त देश है, परंतु ये भी एक सत्य था कभी यह सारा भारत था। छोटे छोटे पहाड़ी अनेक गणराज्य थे, राज्य थे। इस प्रकार से सीमाओं पर सेनाएं नहीं थी, तारबंदी नहीं थी, देशों के रूप में नहीं, एक ही देश के रूप में सारा प्रवाह चलता था। आज एक और ये दृश्य है, दूसरी ओर वैश्विक परिदृश्य है। चीन ने कोविड-19, यह एक वायरस नहीं है, वेपन है, जैव वेपन है, हथियार है। इसको वुहान की लैब में तैयार किया, चीनियों में संक्रमण किया। आज करोड़ों करोड़ इस हथियार से संक्रमित हैं और पीड़ित हैं और लाखों मौत के मुंह में जा चुके हैं। यह एक दृश्य है, उसने अपने विस्तारवाद का जैव शस्त्र का उपयोग करके निर्माण किया है। दूसरी ओर उसने अपनी सैनिक शक्ति के द्वारा पूर्वी मलय सागर, जिसको गलती से लोग दक्षिणी चीन सागर कहते हैं, मुझे पूरा भरोसा है आज से आप में से कोई उसको दक्षिणी चीनी सागर नहीं कहेगा, पूर्वी मलय सागर ही कहेंगे। कुछ देर समझाने के लिए ब्रैकेट में दक्षिणी चीनी सागर आ सकता है, परंतु इस प्रकार से वो विस्तारवाद है। गलावन घाटी के एलओसी पर, डोकलम में भूटान के भूभाग पर भारत ने मुंह तोड़ जवाब देकर बिना युद्ध के डोकलम खाली करवाया। बिना बड़े युद्ध के अंदर गलावन का एलएसी को सुरक्षित रखने की ताकत दिखाई। चीन को मुंह तोड़ जवाब 20 सैनिकों की शहादत से 43 से अधिक चीनी मौतों के रूप में दिया। पाकिस्तान की सैनिक कूटनीतिक ताकत को पहले उरी में, फिर उसके बाद बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक से एक सबक सिखाया और इसलिए भारत ने सीमाओं पर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास का, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हुए एक एक इंच भारत की सुरक्षा के प्रयत्न किए हैं। लोगों ने आध्यात्मिक रूप से भी भारत की सुरक्षा के लिए अनेका प्रकार के अनुष्ठान करके प्रयत्न कर रही है और इस प्रकार से भारत ने चीन की सैनिक और कूटनीतिक ताकत का भी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को भी दिया है और चीन को भी दे रहा है। इसलिए आज प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, आतंकवाद यानी पाकिस्तान, विस्तारवाद यानी चीन, उनको सैनिक जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, एलओसी से एलएसी तक संकेत स्पष्ट थे, सारा विश्व भी जानता है। नहीं भी नाम लिए तो भी बच्चा बच्चा समझ गया और दुनिया भी समझ गई है whom the Prime Minister is addressing। यह एक सहिष्णुता की कूटनीति में से एक मुंह तोड़ जवाब आज लाल किले की प्राचीर से 74वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के होनहार प्रधानमंत्री ने दिया है। इसी के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत से भी चीन का जो आर्थिक साम्राज्यवादी विस्तार दुनिया में हुआ है, कोई देश नहीं जिसकी मार्केट में चीन का माल नहीं। खूबसूरत है, सस्ता है, परंतु घटिया है और इस आर्थिक साम्राज्यवाद के द्वारा वह दुनिया के हर देश को पंगु बना रहा है। रॉ मटेरियल लेता है, फिनिश प्रोडक्ट देता है। इसलिए आज आत्मनिर्भर भारत से आत्मनिर्भर दुनिया के यात्रा को इंगित करते हुए भारत ने कहा
कब तक रॉ मटेरियल देकर फिनिश्ड गुड लेते रहेंगे? अब ये चलन बंद हो, इसलिए अपना बनाएंगे, अपना बेचेंगे, अपना खरीदेंगे, अपने का उपयोग और उपभोग करेंगे, अपने का गुण गाएंगे, वोकल फॉर लोकल होंगे, अपनी गुणवत्ता बढ़ाएंगे। और मैंने तो 1986 से कहना शुरू किया था, जब भारत की जनता और सरकार दुनिया के देश चीन की आर्थिक रीढ़ को तोड़ेंगे नहीं, तब तक इस विस्तारवाद से, इस राक्षसवाद से मानव जाति का रक्षण नहीं हो सकेगा। और यह आज सत्य भी सिद्ध हो रहा है। 15 अगस्त 1947 के विभाजन से अनेकानेक वर्ष पूर्व, उस समय और आज भी अनेक लोगों ने कहा है 21वीं सदी भारत के नेतृत्व की वैश्विक सदी होगी। और इस प्रकार से आज भारत सरकार ने विश्व के सर्व देशों में प्रथम ये और संकल्प करके निर्णय लिया, ये साहस, यह शौर्य प्रकट किया जो अहिंसा का मार्ग का था। 59 ऐप बंद की, मुख्य मार्गों में समझौते रद्द किए, रेलवे में किए, और इसी तरह से हथियारों में किए, इसी तरह से सामान में किए। आम जनता ने भी चीनी माल बेचेंगे नहीं, चीनी माल खरीदेंगे नहीं, चीनी माल का उपयोग कम से कम करते जाएंगे, और चीनी माल और चीन की अग्नि जलाते चले जाएंगे। और एक संकल्प बच्चे से बुजुर्ग तक, सब धर्मों के, सब जातियों के, सब भाषाओं के, सब दलों के, सब प्रांतों के, सब प्रकार के ट्रेडिशंस के लोगों में पैदा होगा। एक हिंद जय हिंद ये आएगा। और इस प्रकार से यह समय आ गया है। मैं आज के युग को सन 14-15 से लेकर 19-20 तक और उससे आगे जो आने वाला है कह रहा हूँ। जितने भी असंभव हैं उनके संभव होने का युग प्रारंभ हुआ है। ऑल द इम्पॉसिबिलिटीज वी विल चेंज इनटू पॉसिबिलिटीज, देन कैन बी चेंज इनटू पॉसिबिलिटीज। इस असंभव से संभव के युग का सूत्रपात हुआ है। राम जन्मभूमि 497 वर्ष के अत्याचार से मुक्त हुई। यह असंभव संभव हुआ है। मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो गए। कुछ लोग कहते हैं बाबर और बाबरी मस्जिद को जिंदा रखेंगे, यह भूत हो गए हैं। वह भी सब भूत होना चाहते हैं। 370-35 से जो भारत की एकता अखंडता का विभाजन था वह हटी। एक देश, एक जन, एक नागरिकता, एक राष्ट्रीयता, एक ध्वज, एक राष्ट्रगान, एक संविधान और एक स्पष्ट घोषणा हुई। व्हेन वी टॉक ऑफ जम्मू कश्मीर, तो मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित, बाल्टिस्तान यानी बाल्करिस्तान, यह उसमें आता है। श्रीमती सुषमा स्वराज ने तो अनेक ऐसे भयानक बीमारी से ग्रस्त लोगों को बिना पासपोर्ट वीज़ा अनुमति दी, उपचार की, और ये घोषणा की। इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ये भारत ही है, और इसलिए वहाँ पर जन आंदोलन है फॉर भारत। आज ज़रूरत है कश्मीर में आंदोलन बने, जम्मू कश्मीर में आंदोलन जागृत हो। POJK गिलगित बाल्टिस्तान भारत का था, जम्मू कश्मीर का था, फिर से जम्मू कश्मीर का होना चाहिए, भारत का होना चाहिए। पाकिस्तान शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो। और देश में भी इसको जन समर्थन मिलना चाहिए। यह स्वदेशी भारत के, स्वाभिमानी भारत का स्वरूप है।
और इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसी तरह से दूसरा, लिखने वालों ने लिखना चाहिए, बोलने वालों ने बोलना चाहिए, प्रस्ताव करने वालों ने प्रस्ताव करना चाहिए कि यूएनओ से अपील करते हैं, दुनिया के देशों से अपील करते हैं, भारत सहित, वो दिन शीघ्र आए जब तिब्बत, ताइवान और हांगकांग को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी जाए और चीनी वर्चस्व उस पर से खत्म हो, इसका आह्वान किया जाए और उनको यूएनओ में देश की मान्यता मिले। यहाँ से शुरुआत होगी और इसी शुरुआत को अंत तक मैच्योर भी होना है। 8.5 करोड़ से अधिक मुस्लिम महिलाएं पूरे विश्व के पिछले हजारों वर्षों में इतिहास नहीं है जब 3 तलाक के अत्याचार से गैर मुस्लिम देश के अंदर उन महिलाओं को आज़ादी मिली, स्वतंत्रता की सांस लेने का मौका मिला, अत्याचार उत्पीड़न से मुक्ति भारत में प्राप्त हुई। मैं एक छोटा सा आर्थिक राजनीतिक उदाहरण दूंगा। 47 से ऑनवर्ड 64 तक पंत प्रधान पंडित नेहरू रहे। 100 पर बटन दबता था, 65-70 जनता तक पहुंचता था। जब श्रीमती इंदिरा गांधी पंत प्रधान बनी, 45-50 जनता तक पहुंचता था, यह लोग बोलते थे। राजीव गांधी जब पंत प्रधान हुए तो उन्होंने तो स्वयं कहा, हम 100 पर बटन दबाते हैं, 15-20 जनता तक पहुंचता है। करप्शन का जन्म हुआ और करप्शन और सुरसा की तरह मुंह बाए बढ़ती चली गई। और इसलिए देश में ईमानदारी से जी सकते हैं, ये कहावत ही बदल गई, बेईमान ही जिएगा। भ्रष्टाचार रूपी अपराध से, मिलावट से मुक्त हो सकते हैं, अब इसी से साथ जीना पड़ेगा। परंतु आज जो सत्ता आई उसने 2000 पर 3 बार साल में बटन दबाया, लाखों लाख बैंक अकाउंट्स में 2000 सीधा जन्म हो गया। उसने गैस सिलेंडर पर बटन दबाया, करोड़ों परिवारों के अंदर गैस सिलेंडर घर घर में पहुंच गया। और इस प्रकार से, और दुनिया के अंदर बायो वेपन के विरुद्ध अभी तक दवाई नहीं निकली है, तो भी भारत ने अपने कार्डों से, आयुर्वेद से, HCQ वैक्सीन से, होम्योपैथिक से, घरेलू इलाज से अपने यहाँ 70% रिकवरी रेट बना लिया, डेथ रेट 2% से कम कर दिया। और उसके विरुद्ध नॉन वायलेंस की सोशल सर्विस वाली एक समाज सेवी योद्धा, स्वास्थ्य योद्धा, रक्षक योद्धा, कानून डिसिप्लिन योद्धा और स्वच्छता योद्धाओं की एक भरमार फौज खड़ी की। भारत अपनी सीमाओं के लिए इतना सजग और जागरूक है। सारे हिमालयन और सारे ज़मीनी सीमा पर 1 लाख कैडर्स को ट्रेंड करना NCC के माध्यम से, पर ट्रेनिंग विल बी फ्रॉम द आर्मी साइड। ऐसे समुद्री तट सारे और अपने द्वीप मिलाकर भी हजारों हजार का ट्रेनिंग होगा। उनकी ट्रेनिंग जो है वह वहाँ का केवल पुलिस नहीं करेगी, गार्ड, कोस्टल गार्ड पुलिस नहीं करेगी, कोस्टल पुलिस नेवी करेगी। इसलिए एक एक इंच जो खोया गया वो वापस आए, एक एक जन जो चला गया वो लौटे। मैंने मुसलमान, ईसाइयों आदि में गो टू द रूट्स इस आंदोलन को जन्म दिया है। जब हम अपनी जड़ों में जाएंगे तो देश से हम हिंदुस्तान के हैं, पूर्वजों से हम हिंदुस्तानियों के हैं, परंपराओं से हम हिंदुस्तानियत से हैं, भारत भारतीय और भारतीयता से हैं। विश्व का एक सत्य है, ईश्वर के उस संसार से, आत्मा रूपी संसार से आए तो हम सब मानव थे,
जब इस जगत में आए तो मानवों की पहचान ना धर्म से है ना जातियों से है। ब्रिटेन अमेरिका का आदमी ईसाई कैथोलिक प्रोटेस्टेंट नहीं, ब्रिटिश अमेरिकन कहलाता है। इसी प्रकार से ईरान अरब तुर्किस्तान का आदमी मुस्लिम नहीं, शिया सुन्नी नहीं, अरबी ईरानी और तुर्की कहलाता है। जापान लाओस और वियतनाम का आदमी बौद्ध महायान थ्योरवादी नहीं, जापानी वियतनामी चीनी कहलाता है। इसी प्रकार से आर्यव्रत से आर्य, भारतवर्ष से भारतीय, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, हिंद से हिंदू, इंडिया से इंडियन हम हैं। यह सब राष्ट्रवाचक और मानवतावाचक शब्द हैं जैसे शेष दुनिया के हैं। इनमें से कोई भी शब्द सांप्रदायिक संकुचित नहीं है। इस स्वाभिमान को लेकर हम और प्रतिदिन सैल्यूट टू आवर मार्टियर्स एंड वॉरियर्स, चाहे वो कोविड-19 के विरुद्ध हैं, चाहे सीमाओं पर इंच इंच की रक्षा करते हुए बलिदान हुए और संघर्षरत हैं। डेली वी शुड सैल्यूट आवर मार्टियर्स एंड वॉरियर्स। डेली वी शुड चांट खोया जन जमीन वापिस आए, मृत्यु हो अखंड भारत में। कैलाश मानसरोवर हमारा था, फिर से हमारा हो। नेपाल सही रास्ते पर आए। पाकिस्तान नो मोर पाकिस्तान की तरफ बढ़ चला है, उसके पास कोई पर्याय बचा नहीं है। ऐसे दृश्य आज उभर रहे हैं। विश्व जनमत भारत की तरफ देख रहा है। भारत अपने गुणों से, आचरण से, चरित्र से, शक्ति से, सामर्थ्य से, आत्मनिर्भरता से विश्व को रास्ता दिखाएगा। ऐसा आज अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में मनाना, यह यथार्थ में एक सत्य है। इसी सत्य को प्रतिष्ठित करना है। इसलिए छुआछूत मिटाएंगे, धर्मांतरण धर्मांधता से मुक्त सब धर्मों के सम्मान का युग लाएंगे। लिंग भेद समाप्त होंगे। सब भेदों से ऊपर उठकर एक महान भारत होगा, जो गरीब है, अनपढ़ है, बेरोजगार है, बीमार है, वह भी एक समृद्ध स्वस्थ नागरिक बनेगा। बिना छत के, बिना जल के, बिना रोटी के कोई नहीं होगा। चोरी अपराध से मुक्त सदाचार वाला भारत, यह भविष्य में प्रतीक्षारत है। मैं और आप संकल्प करें, स्वच्छ और पर्यावरण वाला भारत प्रस्तुत करेंगे। छोटे छोटे संकल्पों को अपने अपने परिवार, अपने गली मोहल्ले, कॉलोनी, शहर, गांव, बस्ती से प्रारंभ करें। भारत में उनका विस्तार होगा। विश्व को प्रकाश ज्ञान का, प्रकाश चरित्र का, प्रकाश समृद्धि का, आभास शक्ति का होगा। इसलिए आज लाल किले की प्राचीर से, मेक इन इंडिया से और वोकल फॉर लोकल, यहाँ से चलते चलते हम विश्व की समृद्धि में और स्वास्थ्य में भी योगदान करेंगे। इस प्रकार से विश्व बंधुत्व साकार होगा। इस संकल्प के साथ चलें। जयतु भारत, जयतु विश्व, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। और इसलिए एक बार इस संकल्प को मनों में दोहराएं। एक हिंद, जय हिंद, अखंड हिंद जोर से गुंजाएंगे। तिरंगा लहराएंगे। एक हिंद, जय हिंद, अखंड हिंद जोर से गुंजाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ स्वदेशी जागरण मंच को बहुत बहुत बधाई है। आप सबको भी कोटिशा शत शत नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद।